पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान के हालात बहुत गड़बड़ाए हुए हैं। अब बड़े एक्शन की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं। समय, टारगेट ये सेना को तय करना है। मकसद है आतंक का पूरी तरह से खात्मा। और पीएम आवास पर करीब 70 मिनट तक ये बैठक चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सेना अपनी तरह से जवाब दे और हमने खुली छूट दी है। ये महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। दरअसल इससे पहले सिंधु जल संधि को रोका गया, सस्पेंड किया गया। ये पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाला रहा है। उसके बाद कई बयान आए। फिर रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उनके बड़े बड़े बयान वायरल होते रहे। सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को उनको आज जो था वो भारत में बैन कर दिया गया है, क्योंकि उनके जो बयान थे वो एक प्रोपेगेंडा की तरह दिखाई दे रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फिलहाल अपडेट के तौर पर सामने आई। एक बात बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कह दी थी कि हम एक ऐसी सज़ा देंगे आतंक के पोषकों को जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। आइए इस पर बात करते हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू मेरे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से डॉक्टर इरफान अशरफ, वो जुड़ रहे हैं। और आरजू काज़मी वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान की, वो भी जुड़ रही हैं। आरजू जी का बड़ा जिक्र होता है, जब भी मैं बात करता रहता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा सुनेंगे आज अंशु जी, इनको भी सुनते हैं। जनरल अस्थाना भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। मुझे लगता है जनरल अस्थाना बहुत कोट करते हैं। तो आज देखिए आपके साथ आरजू जी बैठी हैं, बात करिएगा। इरफान भाई भी हैं, आपसे भी बात करेंगे। आरजू जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जो कुछ हो रहा है उस पर आप लोग कैसे, मतलब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्ट कर रहा है, आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया तो जाहिर है जो कुछ बता रहा है, जो सिचुएशन चल रही है उसी के हिसाब से बात की जा रही है। लेकिन ज़्यादातर तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। साथ साथ डीजीआईएसपीआर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी थोड़ा ब्रीफ दिया, उन्होंने भी बात की है। लेकिन साथ ही साथ मीडिया ये भी बात हम सुन रहे हैं मीडिया में कि जंग की तरफ ना जाया जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। ये और बात है कि बार बार पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम तैयार हैं और अगर भारत ने कोई अटैक किया तो हम देख लेंगे। इस किस्म की, जैसे आपको पता है, हमेशा ही बातें की जाती हैं, वही कुछ चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी चाहते हैं कि ये जंग का माहौल ना बने। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि कहीं पर शायद डायलॉग हो जाए, बातचीत के जरिए इस इशू को जो है सॉल्व एक किया बात तो जाए। साफ है, लेकिन ऐसा शहबाज भारत शरीफ की तरफ नवाज से नहीं शरीफ लगा। साहब की जो जैसा मुलाकात हुई उसमें शहबाज शरीफ नहीं चाह रहे हैं। नवाज शरीफ ने यही कुछ सलाह दी होगी। करगिल का उनका एक पुराना अनुभव रहा है, वो भी बताया होगा। लेकिन यह भी बात बहुत साफ है कि सेना की सोच, सरकार की सोच, आम लोगों की सोच, मीडिया की सोच बिल्कुल अलग है। यानी क्या सेना अपने इशारे पर, अपने तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? देखिए, जाहिर है कि चाहे वो आर्मी हो या चाहे पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट हो, ये मिलकर एक ही सोच की तरफ जाएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की सोच और सेना की सोच अलग अलग नहीं जा सकती, इनको एक ही जगह पर रहना होता है। अलबत्ता पब्लिक या मीडिया को आप कह सकते हैं कि वो किसी हद तक कोई और तरह से भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की फोर्सेस बात करती हैं और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात करती है, वो उनको जरूर ये कहा जाता है कि दोनों एक पेज पर हैं। और अगर वो एक पेज पे नहीं होते तब वहां पे जाके प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस वक्त दोनों एक ही पेज पे दिखाई दे रहे हैं और यही लग रहा है कि अगर भारत की तरफ से कोई अटैक किया गया तो बताया तो यही जा रहा है कि जी हम पूरी तरीके से तैयार हैं जवाब देने को। डॉक्टर अंशु, अभी जो हाई लेवल की बैठक हुई है और उसके बाद में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की एक और मुलाकात इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी चल रही है, और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर पहुंचे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बात कह दी। जनरल अस्थाना भी इस पर और थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक हम ये भी देखते हैं, आप तो पढ़ाती भी हैं इस चीज़ को, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमने देखा है कि एक बयानों की एक अलग राजनीति होती है। एक लड़ाई वो भी होती है जो बिना लड़े लड़ी जाती है और दुश्मन पर एक दबाव बनता है। तो क्या हम इसको इस लड़ाई के नज़रिए से देखें, क्योंकि पाकिस्तान में तो पूरा माहौल है कि एक बड़ा बड़ा अटैक होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही है, सेना के मूवमेंट्स चल रहे हैं। आरजू जी जो बता रही हैं वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर इस ओर संकेत करता है कि वहां पर इस तरह की सोच है। लेकिन बहुत मुमकिन है, हो सकता है भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो। प्रवीण जी, जब हम कूटनीति की ओर देखते हैं तो उसमें दो कहावतें हैं जो हम सभी जानते हैं। एक तो ये कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
इसलिए भारत आपको गरजता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बरसता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गरजता हुआ भी पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो यदि आप कूटनीतिक संदेशों की बात करें और बयानबाजी के माध्यम से बात करें, तो वो बयानबाजी अभी हमें पाकिस्तान की तरफ से होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने और हमने कितनी दफे चर्चा कर ली इस दुर्दांत आतंकवादी अटैक के बाद पहलगाम पर, कि एक बार तो कम से कम पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के हवाले से इस आतंकवादी हमले को कंडेम किया जाए, उसकी भर्त्सना की जाए। ये तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी इस आतंकवादी हमले की भर्त्सना या आतंकवादियों को पकड़ने में, उनको मारने में भारत सरकार की सहायता करेंगे, इस प्रकार का कोई बयान प्रवीण जी वहां से नहीं आया है। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि एक तो आप कल्प्रिट हैं, एक तो आप खुद इस हमले में शामिल हैं, ये समझ में आता है, और दूसरा ये कि आप अपनी तरफ से बयान जारी करके इस पूरे मुद्दे को और प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से हम एक बहुत मैच्योर स्थिति देख रहे हैं। कोई भी ऊट पटांग तरीके के बयान या कोई ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हमारे ऑफिशियल्स के हवाले से नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो ये बैठकें हो रही हैं, ये कितनी गंभीर हैं, आप ये देखिए। और आपने इसमें सरसंघ चालक जी का जिक्र कर दिया, भारतीय स्वयंसेवक संघ के, तो उनके हवाले से भी जिस प्रकार के स्टेटमेंट संघ के हवाले से आए, वो बहुत मैच्योर स्टेटमेंट्स हैं प्रवीण जी। और भारत एक युद्ध ना चाहने वाला देश है, भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर छेड़ दोगे तो छोड़ेगा नहीं वाला देश है। तो इसीलिए अब ये देखना यहां से रोचक हो जाता है, क्योंकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। हम देख सकते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तीनों हमारी जो सेनाओं के अध्यक्ष है वो हैं, एनएसए चीफ हैं। तो ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही है, 1 घंटे से ऊपर चली है। कहा जा रहा है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने साफ साफ अपने जो हमारे सेना के अध्यक्ष हैं उनको कह दिया है कि भाई आप अपनी तरह से पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें और उसके हिसाब से क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो अब इस पर हम जो भी चर्चा कर ले, लेकिन अब ये कल से हमको क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये तो जब निर्णय हमारे सामने आएगा। जी, मैं आऊंगा अंशु जी, इसको थोड़ा और बाकी के मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। जनरल अस्थाना, हम सेना को खुली छूट देते हैं, सेना समय और टारगेट तय करे, ये इसको कैसे समझना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान है? देखिए, अभी तक जितने भी रिएक्शन हुए, चाहे पुलवामा में हुआ या उड़ी अटैक के बाद हुआ, तो हमने एक डायमेंशन में एक्शन लिया था, यानी कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक बार बालाकोट करा। इस बार अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी डायमेंशनल एक्शन हुआ है, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो कूटनीति है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो जो कुछ भी है, वो सब चीजें एक साथ इस्तेमाल की जा रही है। और उसी में एक जो रिएक्शन आता है वो होता है मिलिट्री एक्शन। अब मिलिट्री एक्शन जो है वो जाहिर है कि हम कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। भारत, अगर आप देखें, जैसे कि अभी जो दूसरी पैनलिस्ट बता रही थी, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बहुत मैच्योर्ड स्टेटमेंट दी। अभी तक भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी नहीं दिया कि लड़ाई होने वाली है। ये सिर्फ पाकिस्तान के जो नेता हैं वही लगे हुए हैं कि हम ये कर देंगे, अगर लड़ाई हुई तो हम ये करेंगे, अगर लड़ाई हुई तो हम ये करेंगे। लेकिन अभी तक हमने ये तो बोला ही नहीं है अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि कब, क्या और कैसे और किस किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाना चाहिए, वो एक तरीके से छोड़ दिया है उन्होंने सशस्त्र सेनाओं पर। और ये जाहिर भी है और ये जरूरी भी, क्योंकि रेटोरिक बहुत होता है और देश में अब ये पीड़ा है, बहुत जबरदस्त पीड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी चाहते हैं कि जल्दी हो, कुछ ना कुछ एक्शन हो जाए। लेकिन जब जो मैच्योर्ड प्रोफेशनल फोर्सेस होते हैं वो हर चीज देख के संभल के हिसाब करते हैं, और उसी मुताबिक मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं अभी बताता हूं। जैसे पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी की तो मैं बात नहीं करूंगा टेलीविजन पर, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से तो मैं बात कर सकता हूं। अभी जाहिर है कि जितने भी इनके टेरर कैंप थे उसमें इन्होंने सारे के सारे जो टेररिस्ट है ना, वो लेफ्ट राइट भगा दिए होंगे या इन्होंने रिहायशी इलाकों में शामिल कर दिए होंगे, ताकि अगर बालाकोट की तरह हमला होता है, ये पुरानी जो प्लेबुक है उसके मुताबिक, अगर बालाकोट की तरह हमला होता है तो अगर टेररिस्ट कैंप में हुआ तो वहां कोई होगा नहीं, और अगर सिविलियन में हुआ तो मैं फिर चीन का दामन पकड़ के यूनाइटेड नेशन में चला जाऊंगा कि जी मेरे सिविलियन मार किए। ये एक स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी ये है, एलसी में फायरिंग करा दो ताकि जो भाग के आना चाह रहे हैं टेररिस्ट वो घुस जाए वापस, जिनको 2-4 को भेजना है वो उनको भेजा जा सके, और ये बोला जाए कि अपनी जनता को दिखा सके कि देखिए देखिए मेरी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और हमने हर जगह कोई कसर नहीं छोड़ी है।
ये वो अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे। तीसरी चीज वो बोलना चाहेंगे प्रोपेगेंडास। अब उनके प्रोपेगेंडा के 4 थीम है, मैं आपको साफ बता दूं। पहला थीम है प्रोपेगेंडा थीम है ये, और ये हम जब से ये शुरू हुआ है मैं भारत की जनता को सबको बताता जा रहा हूं कि ये थीम है, आप इनसे बच के रहें। पहला थीम है जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दूसरा थीम है जी ये हिंदुत्व के खिलाफ गुस्सा है। तीसरा थीम है कि जी ये तो इन्होंने वो वक्फ बोर्ड में डिसीजन हुआ था इसलिए उसके खिलाफ ये हो गया। चौथा थीम है इलेक्शन हो गया इनका, इस चक्कर में ये हो रहा है। सीधी सी बात है। और दूसरी चीज है हम कश्मीर के साथ खड़े, उनके चीफ खड़े होके बोलते हैं हम कश्मीर के साथ खड़े। अरे यार, सोचने वाली बात है, उस दिन के बाद कश्मीर में 100% लोग, सारे अपोजिशन लीडर, सारे लोकल लीडर, सबने ये बोला है कि ये क्या कार्रवाई कर दी आपने, हमारे पेट पे लात मार दी है, आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन। और आसिफ मुनीर की जो शक्ल है वो उससे जब पूरे सारे के सारे कश्मीर नफरत करते रहे, क्योंकि अगर आप किसी के पेट पे लात मारे और बोलते हैं कि मैं आपका दोस्त भी हूं तो वो कौन मानेगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो वो गलत करते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की जनता को डिसाइड करना है, उसको समझना है कि भैया जितनी हमारी दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही है इस मिलिट्री के कारण। इसमें 2-3 ये आपने जनरल अस्थाना टेरर एक्शन जी जो उनसे बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा है, और एक एक्शन कर दिया उसके बाद में उनको लगता है। जी जनरल अस्थाना, आपने जो बात कही है उसमें एक अहम बात ये जरूर है और सारे के सारे इकट्ठे हो जी जी कि असीम मुनीर के साथ में 2 चीजें। एक तो हम कभी भी जब कोई इस तरह की घटनाएं या इस तरह की परिस्थितियों को देखते हैं तो हम पाकिस्तान एज अ कंट्री सोचते हैं उसके बारे में, जबकि हमें यह भी सोचना चाहिए कि वहां इंडिविजुअल्स की अलग अलग सियासत चल रही है। शहबाज शरीफ कुछ सोच रहे हैं, असीम मुनीर की अपनी सेना में अपनी रैंकिंग को बनाए रखना, दूसरे जनरल्स का विरोध, फिर उनकी पोजीशन बनी रहे, उनको एक्सटेंशन मिल जाए, ये भी चल रहा है। इसके चक्कर में वो क्या करते हैं और उसका खमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगतता है, पाकिस्तान की सरकार भुगतती है। ये बिल्कुल तो सिंक में नहीं होना या बिखराव होना ये तो बहुत साफ है। इसको कितना पाकिस्तान स्वीकार कर पा, कुछ करते भी हैं, मैंने देखा है, मैं जितनी एनालिसिस देख सुन पाया था अभी तक बैन होने के पहले चैनल से यहां पर, वो उसमें बहुत स्पष्ट है कि वहां पर भी लोग मानते हैं। तो डॉक्टर इरफान, आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो अब कैसी है, उसके बारे में कोई अपडेट आप लोगों के पास आ पा रहे हैं। दूसरा, ऐसा क्या बातचीत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हो गई जिसके बाद में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एक खबर ये भी आ रही है कि असीम मुनीर के बहुत सारे कदमों से सरकार खुश नहीं है, लेकिन अभी कोई चारा भी नहीं है कि किसी तरह खुलकर विरोध किया जाए। देखें जी, जिस तरह पाकिस्तान ने आपकी एयर स्पेस बंद करके आपकी तबीयत खराब की हुई है, उसका इजहार मुझे जनरल साहब की गुफ्तगू में भी नजर आ रहा है और आपके बाकी पैनलिस्ट में भी। आपने पंगा लिया पाकिस्तान से, आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसके बाद आपने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने को वायलेट करने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में आपकी एयर स्पेस बंद की और उसके नतीजे में इस वक्त आपकी तमाम एयरलाइंस खसारे में जा रही हैं। आपकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर करके धमकी लगाने की कोशिश की थी वो उसके गले पड़ गई है, क्योंकि पाक फौज अब एक्टिवेट है, पाक फजाइया एक्टिव है। आपके जो ड्रोन तैयारे हैं उनको बहुत अच्छी तैयारी है, मैं जानता हूं, वो तो हम सुनते रहे, बहुत खूब अच्छी तैयारियां हैं आपकी, खूब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मारकाट में आप अव्वल हैं, मरने से डरते नहीं हैं, खून की नदियां बहाने से डरते नहीं हैं, पानी आए ना आए खून की नदियां बहा देंगे, ये भाषा आप बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए डॉक्टर इरफान, एक बात बताइए, वो दुनिया के सामने आ मैं ठीक है, एक बात बताइएगा, मेरा एक सवाल पाकिस्तान एक सवाल, आप निर्बाध रूप से बोलेंगे तो मैं निर्बाध कैसे चर्चा हो पाएगी, आपकी बातें सुन रहे हैं हम। मेरा एक सवाल है, असीम मुनीर का यह कहना कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, इससे डॉक्टर इरफान कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखें जी, 2 नेशन थ्योरी जिस पे पाकिस्तान बना है, जिस पे हिंदुस्तान अलग हुआ है, यही तो हमारी पहचान है पाकिस्तान। मतलब हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, ये डॉक्टर इरफान भी मानते हैं। 2 नेशन थ्योरी को पूरा पाकिस्तान मानता है। अरे आप मानते हैं नहीं मानते, आपकी सोच ये है कि पूरा पाकिस्तान, तो आरजू काजमी भी बैठी हैं पाकिस्तान से ही हैं, अभी उनसे भी पूछूंगा मैं, और भी लोग हैं, मैंने मेरी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ आपसे बात हो रही है, आज आप एक अलग मोड में हैं, आपके ऊपर एक अलग दबाव है और एक अलग सुरूर छाया हुआ है, आप वैसे सोचिए। मैं यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलता हुआ आपको दिखाई दिया? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की परेशानियां अपनी जगह,
जनरल साहब के भी जिस कमेंट की बात कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान किस मुसीबत में पड़ गया, किसकी वजह से, उसकी बात कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं। और यहां सरकार का बयान भी सुनिए। सरकार का बयान है, सेना को खुली छूट दे दी, टारगेट समय तय करें, और मकसद क्या है? आतंक का खात्मा, पाकिस्तान का खात्मा नहीं, पाकिस्तान की जनता का खात्मा नहीं, पाकिस्तान की सरकार का खात्मा नहीं, पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा, यहां तक कि सेना का भी खात्मा नहीं। आप एक बात बताइए डॉक्टर इरफान, क्या आप पाकिस्तान में आतंकियों के खात्मे के पक्षधर हैं? पाकिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं है। ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जिसको इंडिया फंड कर रहा है। ओसामा बिन लादेन को इंडिया ने एबटाबाद में रुकवाया था। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में इंडिया ने रुकवाया था। आपके पास कौन सा एविडेंस है कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद से पकड़ा गया? कोई भाई तस्वीर है? आरजू जी, मुझे लग रहा है डॉक्टर इरफान से थोड़ा बात करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो ऐसी बेसिक बातों पर भी उनके जो जवाब आ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे एक जहनी तौर पर थोड़ी रोशनी डालें तो लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान में पत्रकार जो है वो सेना की सोच से इतर भी सोचते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान में आतंकी कैंप एक चिंता का विषय है? इस पर पाकिस्तान भी सोचता है? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर जो हमने जिहादी बनाए और हमारा ख्याल था कि शायद ये किसी और कंट्री में जाके नुकसान करेंगे, वो अब हमारे यहाँ ही नुकसान करना शुरू हो गए हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये रियलाइज कर रहे हैं, अगर कोई और माने या ना माने। लेकिन आपने सुना होगा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे और वो हमारी गलती थी। अब जाहिर है, अगर आप डॉलर पकड़ने के चक्कर में अगर इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करेंगे तो फिर नुकसान अपना भी होता है। और अगर 30 साल उन्होंने मान लिए हैं, खुद करंट डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रही हैं, उनकी नहीं कि कोई चले गए और आप कह दें कि जी अपोजिशन के हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वो मान गए हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है, पहली बार हम लोगों ने देखा कि किसी डिफेंस मिनिस्टर ने बात मानी है, तो फिर उनको उसको करेक्ट भी करना चाहिए। यहाँ पर जिस किस्म के कैंप्स बनाए गए, जैसे लोगों को सपोर्ट किया गया, चाहे वो TLP के लोगों जो लोगों को जिंदा जला देते हैं रोड के ऊपर, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। हाफिज सईद को हमने यहाँ हीरो बनाकर बिठा रखा है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि वो टेररिस्ट है। UN की हर बात तो हम मान जाते हैं, अगर किसी और कंट्री के खिलाफ बात आए तो हम कहते हैं ये देखिए जी UN ने ये कहा है, लेकिन UN ने हाफिज सईद के बारे में भी कुछ कहा है, लेकिन वो हमारे लोग ना सुनते हैं और ना समझते हैं, ना मानने को तैयार है। इसी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जिस दिन हमने पॉलिसीज को ठीक कर लिया और इन लोगों को अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट करके नहीं, कि इमरान खान जेल में, मैं इमरान खान की फैन नहीं हूं, मैंने इमरान खान को जितना क्रिटिसाइज किया शायद पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, कि इमरान खान जेल जा सकते हैं लेकिन हाफिज सईद जेल नहीं जा सकता, उसको हाउस अरेस्ट किया है। तो जब आप अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं बनाएंगे और हर इस तरह के गलत लोगों को आप सपोर्ट करेंगे तो फिर नेचुरली प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हमारी सिर्फ भारत के साथ नहीं है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे नाराज है, ईरान भी हमसे नाराज है, चाइना के लोग भी मारे जा रहे हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर ही कुछ गड़बड़ होगी ना, वरना 4 लोग हमसे अचानक कैसे नाराज हो गए। तो यहाँ पर पॉलिसीज देखने की जरूरत है, पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है, तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। हर चीज के ऊपर नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो टेरर कैंप मौजूद ही नहीं है, इस किस्म की बातें हम जब तक कहते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो हम अपने दुश्मन खुद हैं, कोई दूसरा हमारा दुश्मन नहीं, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान, मुझे लगता है कि आपको सेना की किताबें छोड़कर थोड़ा सा सचमुच धरातल पर आकर फैक्चुअल चेकिंग करनी चाहिए। आरजू काज़मी से ओनली वन क्वेश्चन, पूछिए। आरजू, क्या कुलभूषण यादव को जानती हैं आप? उसका नाम नहीं ले रही। बाल ठाकरे को जानती हैं? उसका नाम नहीं ले रही। इसीलिए हम हाफिज सईद को पालेंगे, इसीलिए हम ओसामा बिन लादेन को रखेंगे और फिर हम टेलीविजन चैनल पर आकर ये कहेंगे कि पाकिस्तान में आतंकी है ही नहीं। यादव की बात करें, वो कुलभूषण यादव जो ले देखे ये आप मालूम है कौन सी बात, वो पॉलिटिकल प्रवक्ता बैठते हैं मेरे साथ, आपके यहां से पॉलिटिकल प्रवक्ता बैठते हैं, पार्टियों के प्रवक्ता बैठते हैं। मैं तो आपको पत्रकार के तौर पर देख रहा हूं, एक निष्पक्ष पत्रकार। कभी बैठाइएगा, हम मुझसे कोई सवाल पूछिएगा तो आपको मैं निष्पक्षता से जवाब दूंगा। आप पॉलिटिकल प्रवक्ता थोड़ी हैं, आप किसी राजनीतिक दल के या सेना के प्रवक्ता थोड़ी हैं इरफान भाई। आप मुझे ये बताएं, आपसे मेरा ये सवाल, हाफिज सईद आतंकी है या नहीं है, ये बताइए आप पहले बताइए। नहीं, आप कभी इनवाइट करिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप इनवाइट करिएगा, मुझे यह जवाब दीजिए, आप हाफिज सईद आतंकी है या नहीं है? आप TTP को फंड क्यों दे रहे हैं? आप मुझे बताइए। नहीं, ये आपके नैरेटिव, वही बात है, मैं कह रहा हूं आप सेना के प्रवक्ता थोड़ी, आप बात पत्रकार वाली कर ही नहीं रहे।
आप ये बताइए, हाफिज सईद आतंकी है कि नहीं? एक फैक्ट है, पूरी दुनिया मानती है कि इंडिया दाइश को क्यों बना रहा है, इंडिया टेररिस्ट कैंप फिर क्यों चला रहा है? ये कोई पत्रकारों वाले सवाल है, ये कोई पत्रकारों वाले सवाल है, ये कोई पत्रकारों वाले सवाल है। पूछने दीजिए ना उनको, सेना में आपस में होने दीजिए बात, चलने दीजिए सोशल मीडिया पर, बोलने दीजिए रक्षा मंत्री को। आप ये बताइए, क्या हाफिज सईद, अरे मेरा एक सवाल सुनिए तो सही, हाफिज सईद आतंकी है या नहीं? हाफिज सईद आतंकी है या नहीं? क्यों लगाए गए हैं? हाफिज सईद आतंकी है नहीं है? क्या कर रही है? असीम मुनीर का भाषण गलत था या नहीं था? हिंदू मुसलमान को अलग करना गलत है या नहीं है? खून की नदियां सिंधु में बहाने की बात कहना गलत है नहीं है? ये क्या है? आप ऐसे बोलते रहिए। तो जनरल अस्थाना, आपने सुना डॉक्टर इरफान जो है, उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन वो मेरे मेहमान हैं, उनकी बातों को मैं सुन रहा था। वो अनवरत बोल रहे हैं और हो सकता है कि ये उन्होंने एक स्टैंड लिया हो। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान से पत्रकारों ने एक स्टैंड लिया कि सुनो मत, बोले चले जाओ अपनी बात फटाफट, और जो आपका जो एक नैरेटिव है उसको रखो। मुझे ओवरऑल ये बताइए कि वो तो ठीक है, वो उनका धर्म है, और क्या करेंगे यहाँ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें सुनने से तो रहे, वो भी ये सोचते होंगे कि हमें यहाँ बैठाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको ऐसे अलग अलग करके देखें, पाकिस्तानी अवाम जिसके सेंटिमेंट्स पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, कन्फ्यूजन भी रहता है, जो कई बार इन्फ्लुएंस्ड भी होती है उन भाषणों से जो कट्टरपंथी नेता देते हैं, सरकार जो अपने गुणागणित में रहती है, जनता को भी साधना है, सेना को भी साधना है, और किसी तरह अपनी सत्ता बचाए रखना है, चाहे छोटे भाई को बैठाओ, चाहे बड़ा भाई बाहर से चलाए, चाहे वो चुना हुआ प्रधानमंत्री जेल में ठूस दिया जाए, जैसा भी है वो लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप कहते हैं आतंक का खात्मा, तो क्या ये इशारा आईएसआई और आईएसआई समर्थित आतंकी कैंपों की तरफ है, और ये जहां जहां पर है वहां पर सैन्य कार्यवाही हो पर है? देखिए, जहां तक टारगेट्स का सवाल है, मैं कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसको जो है हम जितना सरप्राइज की तरफ पे रखेंगे वही सही रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज जो आपने पाकिस्तानी गेस्ट के बारे में कही, मैं कुछ तथ्य पेश करूंगा सिर्फ, और क्योंकि जब कोई ये बोल देता है कि जी ओसामा बिन लादेन मेरे यहाँ नहीं था, इसका मतलब उसके बाद में मैं उसकी बातचीत को सीरियसली नहीं लूंगा। तो सबसे पहले तथ्य देखिए आप, 2002 और 2007 के बीच में पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी भारत से अच्छी थी। उसके बाद में वो इतनी जमीन में पहुंच गई कि कुछ कहने की हद नहीं है, अभी तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। दूसरी चीज, मैंने 3 टेन्योर किए हैं यूनाइटेड नेशंस में, जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उस लिस्ट में मैक्सिमम यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और एंटिटीज वो पाकिस्तान में हैं। और वो बात दूसरी है कि पाकिस्तान ने ये गेम खेलना शुरू किया, जी कभी नाम चेंज कर दिया, कभी उनको गायब कर दिया वगैरह वगैरह, बट वो स्टिल उनके पास सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल में अगर आप उनकी सिचुएशन देखें, ग्लोबल टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान काफी नीचे था, तकरीबन 6-7वें नंबर पे। अभी पाकिस्तान नंबर 2 पे पहुंच गया। यानी कि जो टेररिस्ट आपने पाले और जब उन्होंने बंदूकों का रुख आपकी तरफ किया, तो आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आपके यहां टेररिज्म से सबसे ज्यादा वर्ल्ड में नंबर 2 स्टेज पर हैं कि आप वहां इतनी मौतें हो रही हैं वहां पर। तीसरी चीज जो पत्रकार बता रहे थे कि जी हमने एयर स्पेस बंद कर दी, भारत को परेशानी हो रही है। अरे भैया, $9 बिलियन आपका रिजर्व है। आप बात कर रहे हो एक ऐसे देश की जिसका रिजर्व है $700 बिलियन। तो उस देश को क्या आप सोचते हो कि आप इकोनॉमिक पेन दे पाओगे? अभी सोचने से भी परे बात। दूसरी चीज ये है, भारत को 2 मिनट लगे ये आपके एडजस्टमेंट करने के लिए। जो एयर स्पेस का मैं एडजस्टमेंट बता देता हूँ। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हमने बोल दिया कि हम फ्लाइट नहीं भेजेंगे, वो हमारे यहाँ भेजेंगे, वो हमारे आदमी उठाएंगे, उतने ही हमारे टूरिस्ट हैं और उतने ही वो हमारे लिए सफिशिएंट है। जो वेस्ट में फ्लाइट जाती हैं वो हमने खाड़ी से लेके ईरान के ऊपर से हम उड़ा के ले जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। उसमें आपको लगता है कि आप क्या कहते हैं, भारत को आप पेन दे पाओगे? तो ये सोचने, मतलब वो बोलते हैं ना, शेख चिल्ली के ख्याल बहुत हैं। आप ये शायद पाकिस्तान में कोई मान जाए, बट मुझे नहीं लगता। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, बट एक फैक्ट और है, जब ऐसे हालात बनते हैं, युद्ध जैसे हालात, तब एयर स्पेस पर तो वैसे भी सतर्कता बरतता, भारत अपनी तरफ से ये सतर्कता बरतता जो ये बंद करे, क्योंकि इन्हें पता है कि बंद कर दिया जाएगा।
नहीं, उसमें ऐसा होता है कि जो IATA की जो फ्लाइट्स हैं वो तो जाती हैं, चाहे एयर स्पेस बंद होने से भी नॉर्मली IATA का रूल सबके लिए लागू होता है। बट अभी इन हालातों में उन्होंने एयर स्पेस बंद करी है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया क्या एडजस्टमेंट, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर एयरलाइंस की भी स्टेटमेंट है कि हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बस ये है कि उन्हें फ्लाइट्स क्लब करनी पड़ती है और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है फ्लाइट की, वो उन्होंने कर दी। तो अब आप दूसरी बात आती है, अब आप देखिए जो पाकिस्तान की जो हालात हैं और जो आपके $9 बिलियन है, उसके हिसाब से आपका पेट्रोल का रिजर्व तकरीबन 2 महीने का था। अब पेट्रोल वगैरह आपने पूरी सब जगह पाकिस्तानी आर्मी एयरपोर्ट दिखा रही है कि मैंने इधर हवाई जहाज कर दी, इधर एक्सरसाइज कर दी। करो भैया, वो दो महीने का रिजर्व जो वो 1 महीने रह जाए, और उसके बाद में जब वो और थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद में फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि उसके बाद में आपके पास ग्राउंड पे मुसीबत आएगी कि जो नॉर्मल नागरिक है उसके पास पेट्रोल ही नहीं होगा गाड़ी चलाने के लिए। अभी उसी मुताबिक पानी की जहां तक बात है, हमें भी पता है, मैं आपको रियलिस्टिक बात बताता हूं, इतनी जल्दी पानी बंद नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए डैम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन ये अनाउंसमेंट हमने कर दिया है, और ये अनाउंसमेंट करने के बाद अब जो प्रोजेक्ट है जो इसको बंद करने वाले हैं उससे फर्क पड़ता है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ आपके मार्केट में काफी गिरावट आएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कौन करे? तीसरी चीज, जितने एग्रीकल्चर में 45% आपका पंजाब जो है वो उसमें, अब मैं आपके 5 स्टेट गिना देता हूं स्ट्रेटेजी के तौर पर। बलूचिस्तान आपसे लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वो TTP आपको मारने के लिए बैठा हुआ है। POK बोलता है यार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड इतना डेवलपमेंट हो रहा है, यार तुम मेरे को क्यों, तुमने यहाँ पे रह के मेरा जान क्यों खा रखी है और मेरे को इतना बुरी तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो? सिंध वाले भी आपसे खुश नहीं है। एक प्रांत था जिसकी सबसे जो पावर स्ट्रक्चर है वो है पंजाब। अब जैसे हमने पानी का अनाउंसमेंट किया, अब वो पंजाबी भी छटपटा रहे हैं। और इसके बाद आपको लगता है कि उस पाकिस्तान आर्मी का वर्चस्व रहेगा? आप वेट कीजिए, जरूरी नहीं है कि हम आज करें, कल करें, 10 दिन बाद करें। कई फैक्चुअल बातें थी जनरल अस्थाना, 6 महीने बाद आपकी तरफ से कई फैक्ट्स आए हैं और वो आने जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं। डॉक्टर इरफान अलबत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। आई होप इरफान भाई कुछ लॉजिकल बात आपकी तरफ से आए, आप बोलें, अपना पॉइंट रखें। क्योंकि इलॉजिकल बात का जो है, नहीं मैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अंशु, अगला आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। बस करेक्ट करना चाहूंगा कुछ चीजों में, क्योंकि ये मिलिट्री जर्नल कम और इकोनॉमी पे ज्यादा शौक रखने वाले नजर आ रहे हैं मुझे। ये $बिलियन गिनने के बहुत ज्यादा शौकीन है। बहरहाल जो आप TTP की बात कर रहे हैं उसके पीछे रॉ है, जो आप BLA की बात कर रहे हैं उसके पीछे रॉ है, और इसी तरीके से ठीक है, जैसा दुनिया में एज वी एक्सपेक्टेड इलॉजिकल बात है। डॉक्टर अंशु आप अपनी बात बोले। तो ये कि इरफान अशरफ साहब अभी तक जो कुछ भी फरमा रहे थे उस पर एक शेर मैं भी फरमा दूं कि बोल रहा था वो बड़े सलीके से, पर सफेद झूठ था, एतबार न हुआ। मतलब आप टीवी चैनल पर बैठकर इतने बड़े बड़े सफेद झूठ बोल रहे हैं, यही कारण, ये जीता जागता उदाहरण है जिनकी वजह से भारत सरकार को आज पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बैन करने पड़े हैं और वीजा रद्द करने पड़े हैं और आसिफ का एक्स अकाउंट बैन करना पड़ा है। ये पूरी दुनिया इनका सच जानती है, एबटाबाद कहाँ है और कसाब कहाँ का था, कहां पर अलकायदा का चीफ मारा गया, पूरी दुनिया ने वो एविडेंस देखा है। वो यूएस का ऑपरेशन था, भारत से एविडेंस मांग रहे हैं, यूएस ने पूरी दुनिया के सामने एविडेंस रखे हैं। कसाब कहां का आतंकवादी था, हाफिज सईद कहां का आतंकवादी है, सारे तमाम ये जितने आतंकवादी संगठन है इनके नाम पिछले शो पर अशरफ साहब मैंने आपको गिनाए थे, ये कहां के हैं सारे। और इसके बाद आप भारत से एविडेंस मांगते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि धरती चौकोर है और सन जो है वो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार को इनके YouTube चैनल्स पे बैन लगाना पड़ा है, क्योंकि ये तमाम चीजें देख देख के हमारे यहाँ के लोग डॉक्टर अंशु एक बात तो माननी पड़ेगी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कम से कम कुछ तो फैक्चुअल बोलिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, विश्वास करिए। डॉक्टर लगा हुआ है, मैं एक बात बोलूं आपको, किस तरह की बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंशु, एक बात तो माननी पड़ेगी, डॉक्टर इरफान ना होते तो बहुत सारी इलॉजिकल बात पर बहुत सारे लॉजिक्स रखने का, फैक्ट रखने का अवसर नहीं मिलता। इस मामले में आप धन्यवाद दे सकते हैं कि कई सारे नाम, कई सारे आंकड़े गिनाने का श्रेय मैं उनको देता हूं जो वो कुछ ऐसी शेर भी पढ़ने का मौका मिल गया। हाँ, कि और आप और सफाई से आप रख पाए कि हाँ इनको याद कर लो, ये चीजें हैं।
आरजू जी, सीरियस कंसर्न। देखिए, ये चकल्लस, मैं इसको चकल्लस ही कहता हूं। आर्मी को क्या करना है, वो चाहे पाकिस्तान की चाहे भारत की, वो आर्मी का मसला होता है। हमको आपको ऐसा नहीं कि हमको डिटेल देकर या हम पता लगा लेंगे, अंदाजे लगा देंगे। और आप देख रहे हैं जनरल अस्थाना, जो कि बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पर काम कर चुके हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया, कुछ चीजें कही, जबकि उनका अंदाजा हमसे आपसे ज्यादा सटीक होगा। इसलिए ये अंदाजों का खेल पूरे मीडिया में चल रहा है। इस वॉर को आप कैसे देखते हैं कि दोनों तरफ से, उधर से भी आग उगलने का काम चल रहा है, इरफान भाई का भी सहयोग जो है वो पाकिस्तानी सेना और सरकार को मिल रहा है जब मीडिया मंचों पर जा रहे हैं तो, और इससे और चीजें भड़क रही हैं। हालांकि शहबाज शरीफ का बीमार होना, नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद में थोड़ा सा एक उनकी तरफ से कंसर्न शो करना, ये सारी चीजें इस ओर भी इशारा करती है कि बहुत मुमकिन है पाकिस्तान इसकी गंभीरता को समझ रहा है और थोड़ा इससे परेशान है। देखिए, ऑब्वियसली ये तो सभी जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वैसे भी कुछ उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और वो अप डाउन चलती रहती है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब। लेकिन बाकी के पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस शौक में बैठा हुआ है कि जंग हो जाए और हम जंग लड़ लें। उस चीज़ से दोनों कंट्रीज को ही मेरे ख्याल है बचना भी चाहिए और कोशिश भी यही की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया कि किसी ने अफसोस नहीं जताया या ये नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग शायद आप लोगों ने मिस कर दिया या गलत है, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स हमारे ज़रूर ऐसे हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल हैं और उन्होंने कहा था, और साथ ही साथ इसहाक डार साहब ने भी असेंबली में खड़े होकर कहा है कि हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को तैयार हैं और भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान उनकी मदद करने को तैयार है। अब यकीनन ये बात उन्होंने अपनी बातचीत करके ही प्राइम मिनिस्टर से और बाकी की कैबिनेट इस पर हमारा काफी डिस्कशन हुआ। ये आपका जो पॉइंट है ना आरजू काज़मी, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं। लेकिन कसाब का मसला हो, हाफिज सईद का मसला जैसे आपने खुद ही रखा, जकीउर रहमान लखवी, लश्कर तैयबा को मान ही नहीं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं लश्कर तैयबा तो कब का खत्म हो गया, तो उसका कोई उसका कोई और छोटा ऑर्गेनाइजेशन या उसके अंडर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होगा, इसको क्या मानना है। इस तरह की बातें वो अभी स्काई टीवी पर जो जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रही हैं उसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद में कौन ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक जगह जहां पर कुछ मंत्री मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अपने यहां गालियां बक रहे होंगे, असीम मुनीर को भी, सरकार को भी, कि क्या कर रहे हो तुम, एक पहले ही हालात खराब हैं और तुमने कहां झोंक दिया हमको। ये पाकिस्तान में लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग, बात भी होती है उनसे। लेकिन आप देखिए ओवरऑल जिनके हाथ में कमांड है, भारत भी इस बात को जानता है कि अगर सेना को ही सब कुछ करना है तो फिर सेना से ही बात करें ना, और सेना से सेना के तरीके से बात होती है। असीम मुनीर तो बातचीत को तैयार नहीं है, या आतंकी जांच पड़ताल के या आतंकी ठिकानों के खत्म करने के पक्षधर नहीं है, क्योंकि आतंकी पैदा उन्होंने किए है। देखिए, टेररिज्म रातों रात तो खत्म हो नहीं जाएगी पाकिस्तान से। जो ग्रुप पहले थे उनमें से 10 ग्रुप या 100 ग्रुप और निकल आए हैं, बार बार नाम बदल बदल कर आते हैं। कितनी बार तो हाफिज सईद के ग्रुप ने नाम बदला, बल्कि नाम बदल के इलेक्शन तक में वो आ गए। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स तो रहे हैं, और उसमें मेन इशू वही फिर मैं कहूंगी पॉलिसीज का है। जब पॉलिसी ही ठीक नहीं बनेगी, पॉलिसी के ऊपर ही काम नहीं होगा, तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन अभी पाकिस्तान खुद क्योंकि तमाम चीजें फेस कर रहा है और पाकिस्तान में खुद टेररिज्म बहुत बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब पॉलिसी सही करने का वक्त आ गया है। और शायद कोई ऐसा निकले, चाहे वो मिलिट्री में से हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस में से हो, जो इस पॉलिसी को देखे कि आखिर हम लोगों ने क्या गलती की है और हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। जब तक इस चीज के ऊपर हम नहीं जाएंगे, मैं फिर कहूंगी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कबूली, उन्होंने कहा कि हाँ मिलिटेंट्स को हमने सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है जो अभी तक मैंने किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से नहीं सुनी। हमेशा यही कहा गया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर इरफान भी साफ इनकार कर रहे हैं, और मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन डॉक्टर इरफान की बात सुन के जरूर आपको अंदाजा हुआ होगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की कितनी सख्त जरूरत है। क्या कहूं, बोलिए डॉक्टर इरफान, बोलिए, आप पे पर्सनल एक कमेंट है। ये वक्त है कि आरएसएस जैसी, बीजेपी जैसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए। वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं, आप पर कह रही हैं। डॉक्टर अंशु ने कहा मेरे नाम के आगे भी इत्तेफाक से डॉक्टर लगा है। डॉक्टर अंशु तो है ही प्रोफेसर, मैं भी एकेडमिक्स का आदमी हूं। आपके नाम के आगे डॉक्टर देखकर हमको ऐसा लगा कि आप भी पढ़े लिखे लोगों में शुमार हैं। लेकिन आरजू काज़मी ने वो बहुत दिल की बात जो डॉक्टर अंशु कहना चाहती थी वो कह दी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर काम करने की जरूरत है। सच पूछिए तो भारी भरकम डॉक्टर लेकर मैं बेवकूफी की बात करता दिखाई देता तो इस डॉक्टर शब्द का बड़ा अपमान होता जो आपके नाम के साथ हो रहा है। आप जो बातें कर रहे हैं, आप क्या रैंडम बातें कर रहे हैं, आपकी एक बात लॉजिकल अभी तक नहीं आई। मैं आप ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, आप बोलिए, आप जाके सोशल मीडिया पर बोलिए, आप दोस्तों के बीच में बोलिए, खूब भड़काइए लोगों को,
लेकिन पत्रकार तो मत लिखिए अपने आप को। मैं फिर लिखता है एक पाकिस्तानी मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तानी सेना के फैन बैठे हैं, असीम मुनीर के फैन बैठे हैं, मैं उनसे बात कर लूं। आप पत्रकार लिख के अपने आप को ये सब बातें कर रहे हैं। आप इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन पर बात करते हैं, आप रॉ की बात करते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान के हालात क्या है, बलूचिस्तान के हालात क्या हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में हालात क्या हैं। आपको कोई लेना देना नहीं कि असीम मुनीर और सेना वहां पर क्या कर रही है। आपको कोई लेना देना नहीं कि लोकतंत्र जो है नाम मात्र का भी नहीं बचा है पाकिस्तान में, और आप सोच रहे हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। बड़ा दुखद है। आज आपसे बात करके बहुत सारी चीजें साफ हुई, और आरजू काजमी ने दिल की बात, मैं क्योंकि किसी मेहमान का अपमान नहीं करता, लेकिन उन्होंने दिल की बात कही। पाकिस्तान को अपने एजुकेशन सिस्टम पर भी काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब एजुकेशन सिस्टम पर काम करने की जरूरत है। तो जनरल अस्थाना, आतंकवाद रातों रात खत्म नहीं हो, ये बड़ी लॉजिकल बात आरजू काजमी की तरफ से आई है। रातों रात आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता, ये बड़ी बड़ी बात है, और रातों रात खत्म नहीं हो सकता। अभी इमीडिएट एक्शन एक इमोशन वाली बात भी है, लोगों में गुस्सा है, करना है, कार्यवाही करना है, ये इमोशन वाला मामला है। लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें जो हो सकता है शायद पहले से भी चल रही हों। भारत ने बलूचिस्तान के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। भारत ने खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या पीओके के मामले में भी हमने देखा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय चीजों को मानते रहे, अभी तक हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। आपको लगता है कि अभी वो समय आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो अंदर से ज्यादा टूट की कगार पर है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आरजू की बातों से सहमत हूं कि रातों रात आतंकवाद खत्म नहीं होता है। अमेरिका 20 साल तक आतंकवाद की लड़ाई लड़ता रहा अफगानिस्तान में, और उसके बाद फिर तालिबान को हैंड ओवर करके चला गया। तो ये एक सोच होती है, और वो सोच रातों रात नहीं जा सकती, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी मैं इस बात से भी सहमत हूं कि एजुकेशन में जरूरी है कि इस सोच से निकल के बाहर आया जाए, और इससे काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान के समझने की जरूरत है इस बात के लिए। उसी मुताबिक अगर आप बाकी चीजें देखें तो जहां तक पाकिस्तान की हालात का सवाल है, टेररिस्ट को मदद करके उनको कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है भविष्य में भी, और जितनी जल्दी ये कार्रवाई वो करें उतना उनके लिए अच्छा है। और जहां तक इनके लीडर्स का सवाल है, एक एग्जांपल आरजू ने दिया, मैं और बता दूं, इससे पहले भी एक बार नवाज शरीफ ने बिल्कुल क्लियर उनका एक स्पीच है, इसमें उन्होंने बोला था टेररिज्म वाज प्लांटेड ऑन माय सॉइल बाय CIA एंड टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम। ये एक उनका वक्तव्य था। फिर परवेज मुशर्रफ ने बोला था कि टेररिस्ट आर माय स्ट्रेटेजिक एसेट्स, और उससे पहले जो ये थ्योरी थी जो ज़ियाउल हक की थी कि भाई ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, तो हुआ क्या है कि ओवर अ पीरियड इनकी एक स्ट्रेटजी बन गई है पाकिस्तान मिलिट्री की कि कन्वेंशनली हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, और 71 के बाद में काफी झटका लगा है। तो उसके बाद में उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली कि जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और टेररिस्ट हैं, उनके थ्रू हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो हम नुकसान करते रहेंगे वहां पे, और जैसे ही वो हल्ला करेंगे कि जैसे ही इंडिया कोई एक्शन करने की कोशिश करेगा तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे पास न्यूक्लियर बम है, मैं न्यूक्लियर बम छोड़ दूंगा, और उस समय जो है या अमेरिका उसको सुलह करा देगा, या चीन सुलह करा देगा, या कुछ ऐसी कुछ कहानी हो। अब मैं इतना बता दूं आपको जी, 65 में भी काफी ये बातचीत चल रही थी, चीन ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। 1971 में भी चीन ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। चीन को भी पता है कि क्या हाल है। चीन ने बहुत प्रेशर डाला था ETIM के टाइम पर, और जो एक लाल मस्जिद में एक्शन हुआ था परवेज मुशर्रफ के टाइम में, वो चीन ने दबाव डाला था, तभी हुआ था ये। और उनकी एक स्ट्रेटजी और 3 evils, और अभी भी चीन का बहुत प्रेशर है यार, 23 आपने चीनी मार दिए यहाँ पे, और आप बोलते हो नहीं। अगेन उसमें एक और पॉइंट ये भी है जनरल अस्थाना की चीन का स्टेक बहुत बड़ा है, खूब पैसा लगा रखा है, खूब सारी योजनाएं, खूब सारी उम्मीदें उन्होंने पहले से पाल रखी हैं, तो वो खुद भी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। डॉक्टर अंशु का तो ये सब्जेक्ट है। डॉक्टर अंशु, अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है वो तो हमने हाल में बहुत देखी समझी, लेकिन खासतौर पर जब भी पाकिस्तान के साथ किसी इस तरह के माहौल की बात आती है तो चीन एक किरदार के तौर पर उभर कर सामने आता है। अमेरिका, रशिया, किसके समीकरण किसके साथ रहेंगे इस पर बड़ा विचार होता है। तो फिलहाल आप ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कैसे देखती हैं, या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कैसे देखती हैं?
यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखें तो आतंकवाद पूरे विश्व के लिए आज की तारीख में एक ऐसा प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव है जिसके खिलाफ जंग पूरी दुनिया मिलकर लड़ रही है। इसमें अमेरिका रशिया दोनों ही शामिल है। आप अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कह लें या अलग अलग जो मल्टीलेटरल और बायलेटरल टाइज है देशों के बीच में, उसके माध्यम से भी देख लें। और यदि आतंकवाद के खिलाफ आपको एक मजबूत लड़ाई बनानी है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, उसके लिए आपको फंडिंग की भी जरूरत है, डिफेंस मैकेनिज्म्स की भी जरूरत है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन भी बेहतर से बेहतर कैसे हो सके इसकी जरूरत है, इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क को किस तरह से और मजबूत बनाया जा सके क्योंकि इसमें हम आतंकवादी संगठनों को नहीं जोड़ सके उसके भी जरूरत है, और हम सिविल डिफेंस की ओर कैसे जाएं। हमारा जो आम नागरिक है जो पहलगाम में हुआ वो हताहत ना हो, तो प्राइमरी रिस्पांस से लेकर के तुरंत वहां आसपास के कौन अधिकारी हैं उनको कैसे सूचना मिले और कैसे हमारा जो आसपास का अमला है वो एक्टिव होकर के तुरंत इस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि आतंकवादी हमेशा सरकारों से एक कदम आगे रहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो चाहे अटैक्स की बात हो। अब आती हूँ राजनीति के स्तर पर। यदि आप पाकिस्तान को देखें तो इस समय अकेला पड़ा हुआ है यदि आप राष्ट्रों की दृष्टि से देखें, क्योंकि जब आतंकवाद का मुद्दा आता है तो अमेरिका इसका दंश झेल चुका है और तमाम उसके साथ पश्चिम के देश लाइक माइंडेड नेशंस हैं। भारत आतंकवाद का दंश झेलता आ रहा है, उसके साथ तमाम लाइक माइंडेड नेशंस हैं। जब भारत की बात करते हैं तो रशिया भी कहीं ना कहीं भारत के साथ आपको दिखाई पड़ता है। चीन एक ऐसा एक्टर है जिसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है पाकिस्तान में, उसने पैसा लगा रखा है, वहां पर ग्वादर में बैठा हुआ है वो, इसलिए कहीं ना कहीं हम चीन की ओर से एक प्रो पाकिस्तानी स्वर सुनते हैं। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर बात आएगी तो वहां पर चीन क्या करेगा यह भी देखना रोचक होगा। पर एक अंतरराष्ट्रीय दबाव है जो पाकिस्तान पर है कि वो आतंकवादी संगठनों को अपने आप पल्लवित पोषित करना बंद करे और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया का साथ दे, वरना हश्र ये होगा कि उसे कर्जा देने के लिए ना IMF रेडी है, न WTO रेडी है, न पश्चिम एशिया के जो ये तमाम मुल्क हैं ठीक है। डॉक्टर अंशु, क्योंकि ये शो का समय समाप्त हो गया, आरजू आपने कई बातें रखी, एक बहुत शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, इस वक्त तो मैं यही चाहूंगी कि डायलॉग की तरफ जाएं और टेंशन को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज का नुकसान है। तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि डायलॉग से जो है वो मसले को हल किया जाए और बिल्कुल किसी किस्म का मिलिट्री एक्शन दोनों तरफ से ना हो। जी, डॉक्टर इरफान, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे आखिरी सवाल, आपकी PhD या आपकी डॉक्टरेट किस सब्जेक्ट में है और कहां से है? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान और चीन की फ्रेंडशिप पर जिससे आप खौफजदा हैं। अरे छोड़िए ना ये सब, ये छोड़िए, आपका विषय नहीं है, ये मत इस पर बात करिए, समय भी हो गया है। मैं आई होप किसी मदरसे से नहीं है वो, आई होप, और मैं मदरसों का भी सम्मान करते हुए बात बोल रहा हूँ, किसी मदरसे से नहीं हो वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कलर जरूर डाला आज की चर्चा में, बाकी तो बातचीत काफी स्वस्थ रही, इस चर्चा में काफी पॉइंट्स निकल कर आए, लेकिन एक थोड़ा रंग भरने का काम डॉक्टर इरफान आपने भी किया। आरजू आपका शुक्रिया, जनरल अस्थाना आपका शुक्रिया, डॉक्टर अंशु आपका एक बार फिर शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।